चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने संगला वो जी। चौपाल देखवावाळा सगळा दर्शकों को कार्यक्रम में घणो स्वागत करूँ। दर्शक भाई बहनों थे सगला ओ तो जानो हो कि सरसों की जो फसल है वह रबी की फसल हुआ करे है, एक तिलहनी प्रकार की फसल है और अपना प्रदेश में सरसों घनी हुआ है। प्रथे कहीं ओ भी जानो कि कोरी घनी सरसों को नहीं हुआ है, पूरा देश की लगभग आधी सरसों अपना प्रदेश में आए हुए है और अपने प्रदेश ने सरसों को राज्य कियो जावे है। होबाने जब ए सगली चीज़ा थे जब जानोला जब थे 12 कडोला और खेतांगानी देखोला तो आज चारी उम्मेर था ने सरसों की फसल का पीला पीला फूल देखवाने मिलसी, तो ठा पड़सी कि अपना प्रदेश में आधी फसल सरसों की हुआ है पूरा देश की। तो आज का चौपाल कार्यक्रम में मैं था की खातर यही जानकारी ले रहा हाँ कि सरसों की फसल में कीट प्रबंधन क्या करा, क्योंकि आप घनी सावधानियां राखा पण कीट मकोड़ा तो आपने पूछ को नहीं लाग्या करे, वह तो हर चीज़ पर आपकी दशा दिखाई दिया करे। तो आपकी फसला ने थे बासु सुरक्षित किया राखो, बाको प्रबंधन किया करो। ऐसे अगली जानकारियां आज की चौपाल माय में था के खातर ले रहा हाँ और जानकारी देवा खातर आज अपने साथ कार्यक्रम माय पधार्या है डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी। आपको कार्यक्रम माय घणो स्वागत करूँ। नमस्कार। आप प्रधान वैज्ञानिक है भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर माय। और अब आपा जाना कि आपा जो बात शुरू में किया कि अपना प्रदेश ने सरसों को राज्य कियो जावे है, तो सरसों को राज्य क्यों कियो जावे है? नहीं, देखिए जैसा कि आपने कहा कि प्रदेश की जो भी देश का करीब आधी सरसों यहाँ पे होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि राजस्थान नंबर 1 पे है। करीब 45 से 48% जो टोटल उत्पादन होता है भारतीय राई सरसों का वो राजस्थान से ही आता है। और वो इसलिए भी है कि राजस्थान की जो जलवायु है वो सरसों की फसल के लिए बिल्कुल अनुकूल है और इस फसल को सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। अगर अच्छी ज़मीन हो तो एक पानी से इसमें काम चल जाता है, वरना 2 पानी एक आपका फूल की अवस्था पे, एक फली की अवस्था पे देना पड़ता है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान की जलवायु बहुत उपयुक्त है। राजस्थान सरकार की जो नीतियाँ भी पहले रही वो सरसों को बढ़ावा देने के लिए रही। और अगर मैं बात करूं आज आपके भरतपुर डिवीज़न की, जिसके अंदर अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, तो यहाँ पे बहुत सारी ऑयल मिलें भी हैं ताकि किसानों को अच्छा उसका दाम भी मिलता है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए बहुत बड़े एरिया में आज राजस्थान के में रबी में ये सरसों की फसल की जा रही है और इसीलिए इसको राजस्थान की एक नंबर 1 फसल कहा जाता है। और जो किसान है राजस्थान के, उनकी आर्थिक स्थिति में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है इस फसल का। और भरतपुर की सरसों घनी प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा हुआ है। जी 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 जी। और आसपास में अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आसपास का कई क्षेत्रों में सरसों ज़्यादा हुआ करे। और सरसों रबी की फसल है, अक्टूबर नवंबर में बोदे है और मार्च अप्रैल तक भी न काटा है। और अबार भी को एकदम फसला है जो काफ़ी लंबी हो गई है, फूल आ गया है वहाँ के। तो अबार की जो सरसों की फसल की स्थिति है वह कहीं देखने मिल रही है? देखिए अभी तक तो सरसों की फसल की स्थिति बहुत बढ़िया है। जहाँ भी हम देख रहे हैं कि मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं रहा, 1-2 बार बारिश हुई थी, वो भी सरसों की फसल के लिए बहुत ज़्यादा कोई नुकसानदायक नहीं रही। साथ में इसमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि जैसे आपने कहा कि मार्च अप्रैल तक है, तो ये निर्भर करता है कि आपने बुआई कब करी है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे खरीफ में हमारे किसान भाई कोई फसल नहीं लेते और वो करीब अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही बुआई कर देते हैं। तो वो फसल तो अभी आप देखना कि फरवरी के लास्ट में ही कटना शुरू हो जाएगी और बाकी जैसे अक्टूबर के लास्ट तक जिनकी बुआई होती है वो मार्च तक कटाई होती है। तो अभी तक का मौसम तो सरसों के लिए अनुकूल है और अभी अगर आप खेतों में देखेंगे तो बहुत अच्छा फली बनने की प्रक्रिया में है। बहुत जगह तो फूल बहुत ही कम बचा है, जो अगेती फसलें हैं उनके अंदर तो है। तो अभी तक उम्मीद करते हैं कि सरसों की फसल को इस समय तक तो कोई नुकसान नहीं और किसानों को इसकी अच्छी पैदावार मिलेगी। तो अबार जो फसलों की स्थिति आप बता रहा हो, एक मायने कीटा की कत्ती संभावना लाग रही है कि आगे जा रहा अपन परेशान कर सी किसान भाइयों ने? हाँ, देखिए किसान भाइयों, कीट के बारे में ज़रूर मैं ये कहूँगा कि इस समय पे सबसे बड़ा जो एक तरह से शत्रु कीट है सरसों का वो है एफिड का नाम से जाना जाता है। किसान भाई अपने चैपा भी बोलते हैं, मोयला भी बोलते हैं, माहू भी बोलते हैं, ये लोकल नेम है।
और ये वैसे तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह से आना शुरू हो जाता है। और ये जब तापमान बहुत कम होता है, 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होती है और कई बादल बने रहें काफ़ी समय तक, तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है। और ये जनवरी लास्ट से लेके आपके फरवरी तक इसका प्रकोप बहुत रहता है। और ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। ये बहुत छोटा होता है, काला हरे रंग का सा, किसान भाई सब इसके बारे में जानते हैं। और ये समूह में रहता है। वो तेज़ी से, इसका सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत तेज़ी से वंश वृद्धि करता है। अगर आज आप देखेंगे कि एक पौधे पे दिखाई दे रहा है कुछ कीट है, और अगर 4 दिन बाद आप अपने खेत में जाएंगे तो ये सैकड़ों पौधे पे दिखाई देगा। इतना ज़्यादा इसका एक तरह से वंश वृद्धि होती है। और ये क्या करता है कि पत्तियों पे है, फूलों पे, टहनियों पे और फली पे ये चिपके रहते हैं और वहाँ से ये रस चूस के नुकसान करते हैं। और अब आप ये देखिए कि अगर जब फूल की अवस्था में या फली की अवस्था में जब रस चूसेंगे तो कई बार तो फूल ही नहीं बनते हैं, और अगर बनते हैं तो फिर उनमें फलियां नहीं बनती है। फलियां बनती भी है तो उसके दाने सिकुड़े हुए रहेंगे और फसल को काफ़ी नुकसान होगा। हालांकि ये निर्भर करता है कि आपका ये किस अवस्था में इसका प्रकोप हुआ है। अगर बहुत जल्दी अवस्था में इसका प्रकोप हो गया है तो आपको निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये चूस के कहीं भी लगेगा। पत्ती होगी तो वहाँ से भी उसका रस चूसेगा। और जब ये पूरे समूह में होते हैं तो एक तरह से ये क्या करते हैं, एक काला तरह का पदार्थ मीठा मीठा सा ही निकालते हैं, जिससे वो पूरा ऊपर की जो टहनी होती है फूलों की वो पूरी ढक जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और पौधे का विकास रुक जाता है। और कई बार ये भी देखा है कि कम से कम 30-40% तक इससे नुकसान हो जाता है। तेल में भी इसका, चूँकि ये चूस के नुकसान कर रहा है फलियों को, तो तेल में भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो किसान भाई, मुझे नहीं लगता कि सरसों की जो कोई भी खेती करता है वो किसान भाई इस कीट से परिचित नहीं होगा। सारे किसान भाई इससे परिचित हैं। बस ध्यान रखने की बात यह, जैसे आपने कहा कि इस समय क्या ध्यान रखें, तो मैं अपने सारे किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने खेतों का नियमित निरीक्षण करें, उनको जाके देखते रहें। ये क्या होता है, इसकी एक विशेषता ही है इस कीट की कि ये जो आपके खेत होती है, खेत की जो बाहरी पौधे होते हैं उनमें सबसे पहले आता है। जैसे आपका किनारे का पौधा होगा उसके ऊपर इसका सबसे पहले आक्रमण होगा। अब अगर हमारे किसान भाई खेतों का निरीक्षण कर रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं कि किसी टहनी के ऊपर उसको दिखाई देता है, तो शुरुआती अवस्था में उसको तोड़ के ज़मीन में दबा के उसको नष्ट कर दें, ताकि ये दूसरे पौधों पर नहीं फैलेगा। तो निरीक्षण इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको देखते रहें। और फिर भी यदि आपके बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर मौसम अनुकूल है, जैसा मैंने ये कहा कि तापमान में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, आपके थोड़ा सर्दी भी पड़ रही है, और दूसरा क्या है कि आपका बादल युक्त मौसम बन गया है, तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। उस समय हमें केमिकल नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। और इसके अलावा मैं किसान भाइयों के भी बताना चाहूँगा कि कुछ शत्रु कीट भी हैं इस चेपा के, जैसे कॉक्सिनेला हो गया, लेडी बर्ड बीटल हो गया, सिरपिट फ्लाई हो गई। तो ठीक है, लेकिन किसान भाई माँ कहा कीटा की पहचान क्या करे कि कशो कीट लाग रही हो अभी कर। हाँ, तो चेपा का तो जैसे जानते ही हैं, लेकिन ये जो आपका ये देखेंगे कि एक उड़ता है कीट है कि आप अगर वो देखेंगे एक नारंगी कलर का सा वो निकलता है, तो कॉक्सिनेला वो उस तरह बोलते हैं, वो एफिड को ही खाता है। फिर एक हरे तरह का ग्रीन लेसविंग बोलते हैं, वो दिखता है। अगर वो आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में दिखते हैं तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो कम है तब आपको केमिकल नियंत्रण के लिए जाना चाहिए। जैसे कि आप एक जो नीम ऑयल का भी आजकल 2% का अगर आप छिड़काव करते हैं तो उससे ये चेपा को नियंत्रण किया जा सकता है। और अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रकोप इसका लगातार हो रहा है, किसान भाई ये देख रहे हैं कि आज मैं खेत में गया, एक टहनी मैंने तोड़ ली, 4 तोड़ ली, उसको दबा दिया, दूसरे दिन फिर मैं गया और मेरे को फिर 20 प्लांट दिख गए, 20 पौधे दिख गए जहाँ पे चेपा का संक्रमण है, तो आपको निश्चित रूप से फिर एक ही उपाय है कि आपको जो पेस्टिसाइड है उसका छिड़काव करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे जो अच्छा पेस्टिसाइड है वो डाइमेथियोट है, रोगोर के नाम से भी बाज़ार में मिलता है। तो ये करीब आपको 1 हेक्टर के लिए 1 लीटर पर्याप्त होता है, जिसको 800 से 1000 लीटर पानी में मिला के आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो पहला छिड़काव करेंगे, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जब दोबारा ये बढ़ रहा है तो आपको 15 दिन के बाद में दोबारा छिड़काव करना पड़ेगा। तो इस कीट का आप ध्यान रखें। अगर आपके खेतों के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है तो इसका नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, वरना आपकी फसल को इससे बहुत ज़्यादा उत्पादन में नुकसान होगा उसके अंदर।
जो कीटा का छिड़काव की आप बताइए, छिड़काव के खातिर भी को रसायन को जो इस्तेमाल जी करे जी जी भी को प्रबंधन बिना मतलब की तरीका से करे या कहीं सावधानियां रखे करती टेम? हाँ देखिए, एक तो क्या है कि किसान भाइयों, ये मैं आपको बता दूं कि आप भले ही खुद भी कितना ही अनुभव रखते हो, और जैसे आज हमने कहा कि आप अपने पूरे खेत की स्थिति के लिए जो निकटतम कोई भी कृषि पर्यवेक्षक है या कृषि विभाग है या कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके पास जाके आप उसकी दवा की डोज, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लीटर दवा के आप 1 हेक्टर के लिए पर्याप्त होती है। कई बार हमें ये देखने में भी आया कि किसान भाई स्वयं ही निर्णय कर लेते हैं और दूसरे बाजार से जाके या तो दूसरा केमिकल लेके आ जाएंगे वो, और फिर उसकी या तो जो मात्रा है वो कम रखेंगे या ज़्यादा रखेंगे अपने हिसाब से, तो ऐसे में फिर उस कीट का पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो ये ध्यान रखें, और छिड़काव में जो सावधानियां हैं वो सब किसान भाइयों को पता है। जब हवा चल रही हो तब ना करें, शाम के समय इसके लिए स्प्रे करें, अपने मुंह पे मास्क लगा के, अपने दस्ताने पहन के, और इस तरह के पूरी सावधानी से है। इनकी जो दवा के वो आते हैं उनको अलग से रखें, और जब आप इसमें छिड़काव करते हैं तो आप अपने वहाँ पे एक बैनर लगा सकते हैं कि ताकि जानवर, उसमें जो कोई भी बच्चे वगैरह आदमी घुसे नहीं उसके अंदर है, जानवर भी ना घुसें, इसके लिए एक प्रयास कर लें, क्योंकि ये तो जहर है, रसायन है। अगर कोई इस खेत में कोई घूम रहा है, कर रहा है, तो वो कम से कम उसको नुकसान नहीं पहुँचे। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखें आप इस नियंत्रण के लिए है। इसके अतिरिक्त इसी समय पे एक और कीट आता है जो हालांकि शुरू से ही आने लग जाता है, तो उसको पी लीफ माइनर अंग्रेजी में बोलते हैं, और अगर कहें कि जो हिंदी के अंदर मटर का पर्ण खनक बोलते हैं। किसान भाई बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानते हैं। वो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा किसान भाइयों की जो पत्ती होती है, उन पत्तियों के ऊपर एक सफ़ेद गैलरी सी दिखाई देती है, और उस पर ध्यान नहीं देते। ये एक बहुत छोटा कीट होता है, अगर आप उसको पत्ती को तोड़ के देखें। और ये पी लीफ माइनर क्या होता है कि आपके पत्ती के बीच में घुस के जो उत्तक होते हैं जो उसको खाता चलता है, तो जिधर जिधर वो पत्ती के बीच में चलेगा उधर एक सफ़ेद गैलरी सी बन जाती है। तो ये जब गैलरी बन के उस पूरी पत्ती को ख़राब कर देता है, तो पत्तियों का काम क्या होता है, भोजन बनाने का काम होता है। उससे वो भोजन बनाने की प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे पौधे का पूरा विकास नहीं हो पाता है। तो अगर ये भी आपको दिखाई देता है तो आप ये ध्यान रखें, इसके लिए भी वही आपका जो डाइमेथ्योट हमने दवा बताई है उसी डोज का अगर आप उसके लिए कर रहे हैं तो उससे उसका भी नियंत्रण हो जाता है। तो इसी समय पे इन 2 चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है जो इस समय जो कीटों का प्रकोप है फसल में हो सकता है। तो अपन डॉक्टर साहब बता ही दिया कि अपन वहाँ पे छिड़काव करना है और वो टाइम समय पे ही कर देना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए कि वह जो कीट लग गया है वह पूरी फसल ने नष्ट कर दे भी पछापा वो काम करा। तो अपन ने टाइम समय से ही वो कर देना चाहिए और खुद फैसला नहीं लेना चाहिए। आसपास में जो केंद्र बनेड़ा है बटे जार अपन अगर समझ को नहीं आवा तो बटे जार आप पूछ सका हाँ, पतो कर सका हाँ, मैंने कसो छिड़काव करना है, कतरो करना है, कद करना है, सगली जानकारी आपने बटा सु मिल जासी। और डॉक्टर साहब आपने बता ही दिया। इसके अलावा आप सोचा कि पहले शुरू से ही आप क्यों बीजा को उपचार शो कर दिया या मृदा को उपचार शो करा, कहा कीटा से शायद थोड़ा घणो बचो जा सके, तो कहीं वो है हो सके? हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखिए किसान भाइयों, अभी तो पहले हमने इस बात का जवाब दिया कि आपको इस समय कौन से कीट आ सकते हैं जो उस समय नियंत्रण करें, लेकिन अगर हम शुरू से फसल को देखें जब हम इसकी बुआई करते हैं तो 2-3 कीट और हैं जो कि शुरुआती अवस्था में आते हैं, जिसमें एक मुख्य कीट है एक पेंटेड बग के नाम से, जिसे चितकबरा कीट भी बोलते हैं। फिर एक मस्टर्ड की साफलाई है जिसे आरा मक्खी भी बोलते हैं, बिहार हेरी कैटरपिलर है। ये 3 कीट ऐसे हैं जो आपका बुआई के समय से लेके सितंबर से ही मान लीजिए अक्टूबर से लेके नवंबर तक इनका प्रकोप रहता है। इनमें जो सबसे खतरनाक कीट है वो होता है पेंटेड बग। और एक समझने की आवश्यकता भी होती है कि मुख्य रूप से आपके जो 2 कीट है, जो चेपा मैंने बताया जो वेपिड होता है, पेंटेड बग, ये दोनों ही फसल से रस चूस के पौधे का नुकसान पहुंचाते हैं। बाकी जो दूसरे कीट हैं वो पत्तियों को खा के नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें आरा मक्खी हो गई, बिहार हेरी कैटरपिलर हो गया। तो ध्यान रखने की क्या बात है कि जैसे आपने कहा कि भूमि उपचार की बात है, तो अगर आपके कहीं पर भी इस तरह का जब शुरुआती अवस्था में प्रकोप होता है तो क्विनोल फास से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से भूमि उपचार कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि शुरुआती अवस्था के अंदर जो कीटों के प्यूपा वगैरह जो अंदर रहते हैं ज़मीन के अंदर है वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में वो आएंगे ही नहीं है।
वो तो आएंगे, आपको बाद में भी पहचान करके उनका नियंत्रण करना है। आई माँ का किसान भाई अधिकतर कहता सुनो मिला है खेता का मायने कि भाई तू बीजोपचार कौन करियो, कई थारा कीट लाग गया, अरे भाई बीजोपचार तो घणो ही करियो, फेरू ही लाग गया तो अब कहीं करूँ बीटे किसान अब भाई। जैसे आपने बीज उपचार की बात करी, तो बीज उपचार भी आप ये समझिए कि एक तरह से हम लोग जो टीका लगाते हैं उसकी तरह से है कि अब ऐसा नहीं है कि टीका लगने के बाद में हमारे को कोई बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि कीटों का प्रकोप हो चाहे रोगों का प्रकोप हो, ये मौसम के अनुकूल भी रहता है और ये प्रकृति में ऑटोमेटिक इनका जन्म होता रहता है, तो वो तो आएंगे। लेकिन हाँ, क्या होता है कि हमें शुरुआती अवस्था में फसल को कीटों से बचाना है, इसलिए हम भूमि उपचार करते हैं, इसलिए हम बीज उपचार करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि आज राजस्थान की अगर हम बात करें तो अक्टूबर में क्या होता है, जब बुआई करते हैं तो तापमान बहुत अधिक रहता है, और तापमान अधिक रहने से क्या है, इस पेंटेड बग का प्रकोप होता है जो 5 से 7 मिलीमीटर की एक बग टाइप होती है, और इसका चाहे वो बच्चा हो, शिशु हो या प्रौढ़ हो, दोनों ही रस चूस के नुकसान करते हैं। तो जैसे कई किसान भाइयों ने देखा होगा कि अगर आप खेत के अंदर जाते हैं सुबह सुबह और आपका ये मान के चलिए कि 10-5 दिन की फसल हो जाती है, तो कई बार पूरी लाइन आपको एकदम से पत्ता, वो जो पौधा है वो सूख के कमज़ोर होके मतलब एक तरह से गिर जाता है, और किसान भाई सोचते हैं कि क्या हो गया, क्योंकि उस समय जब वो दिन में देखने जाते हैं तो ये कीट दिखाई नहीं देता, ये मिट्टी के अंदर ढेलों के नीचे छुप जाता है। लेकिन चूंकि तापमान अधिक रहता है तो उस समय कीट का बहुत नुकसान होता है, और कई बार तो इतना नुकसान होता है कि आपको फसल की दोबारा बुआई करनी पड़ती है। तो इसके लिए जिन क्षेत्रों के अंदर पेंटेड बग आता है तो इमिडाक्लोरपिड की वो जो दवा आती है वो 7 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से बीज उपचार करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि शुरुआत के अंदर जब अक्टूबर में तापमान अधिक है, जब इसका प्रकोप अधिक है, तो उस कीट से बचाव हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे तापमान गिरता है और मौसम में बदलाव आता है तो इस कीट का प्रकोप ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, तो आपकी फसल बड़ी भी हो जाती है और बच जाती है। एक तो ये हो गया। अब इसके अलावा आती है आपकी एक आरा मक्खी, ये इसकी सूंडी होती है, लटें होती है, और ये इतना नुकसान करती है, अगर इसका ज़्यादा प्रकोप हो तो कई बार पूरी पत्तियों को खा के ये नष्ट कर देती है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में आती है, ये भी अक्टूबर नवंबर तक इसका प्रकोप रहता है। और कई बार तो ऐसा हमने देखा है कि खा के पत्तियों का ऐसा बना देती है कि जो सिर्फ सिराओं का जाल रह जाता है, और इसकी जो मादा होती है वो जो पत्तियों की कोशिकाओं किनारे होती है, किनारे की कोशिकाओं में अपना अंडे देती है, 5-7 दिन में से उसमें सूंडियाँ निकल आती है और वो पूरे पत्ते को, पौधे को खाना शुरू कर देती है। तो ये भी वो ध्यान रखने की बात है। अगर उस समय आपकी सिंचाई की अवस्था हो तो आप अगर उसकी सिंचाई करेंगे तो निश्चित रूप से उस सिंचाई की वजह से भी ये नष्ट हो जाती है, गिर जाती है, पानी में डूब के ख़त्म हो जाती है। तो ये अगर आता है तो इसका ध्यान रखें, काले कलर की होती है, काले रंग की होती है। इसी तरीके से आपका एक जो मैंने बताया बिहार हेरी कैटरपिलर होता है, ये भी शुरुआती अवस्था में अक्टूबर नवंबर तक इसका प्रकोप चलता है। इसकी भी सूंडी होती है, ये भी इस तरीके से फसलों को खाती है, क्लोरोफिल को खाती है, पूरा पर्ण रहित, मतलब पत्ती एकदम हरा जो उसके अंदर क्लोरोफिल होता है उसको पूरे को खा जाएगी और नुकसान करेगी है। तो इनका प्रकोप भी 3 कीटों को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं जो नवंबर तक नुकसान करते हैं, और बाद में जैसे मैंने बताया चैपा है और जो पी लीफ माइनर है, ये आपका इस समय पे जनवरी फरवरी के अंदर नुकसान करता है। पेंटेड बग का एक और है कि अधिक तापमान पे आता है तो एक तो अभी आएगा, और जब फसल पकने लगेगी जब भी इसका प्रकोप होगा। हालांकि उस समय बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, लेकिन अगर किसी इलाके में देरी की फसल है और वो कीट का प्रकोप भाई ज़्यादा हो जाता है तो किसानों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका भी उस समय पे नियंत्रण करें, और कई बार ये खलियान वलियानों के अंदर भी खूब रहता है। अब सारे कीटों के नियंत्रण के लिए देखिए रसायन तो है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो किसानों को ध्यान रखनी चाहिए, जिससे हम ये कह सकते हैं कि कीट का ओवरऑल समन्वित एक प्रबंधन हो गया। तो इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि किसान भाइयों, आप जब भी फसल की कटाई हो जाए उसके बाद गर्मी में कम से कम 1 या 2 बार अपने खेत की गहरी जुताई करें और मिट्टी को खोल दें। उससे क्या होगा, इनके जो प्यूपा होंगे, जो भी कुछ है वो ऊपर आ जाएंगे, धूप से नष्ट हो जाएंगे, इनका प्रकोप कम हो जाएगा, ताकि अगली शायद अगली के लिए कम हो भी अपन जाएगा। सुरक्षा जी, मिले। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है, एक किसान भाइयों की ओर वो देखा है हम लोगों ने कि जो यूरिया का बहुत प्रयोग करते हैं, जितनी अनुशंसा है,
तो मेरी सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अधिक उर्वरक डालने से भी कीटों का प्रकोप बढ़ता है। कारण क्या है, जैसे आपने यूरिया अधिक किया है तो किसानों की देसी भाषा में मैं बताऊं तो उसमें क्या आता है, एक तरह से रसीलापन ज़्यादा आ जाता है उसके अंदर है, जिससे ये चूसने वाले कीट अट्रैक्ट होते हैं। चेपा हो गया, ये हो गया है। तो संतुलित मात्रा का प्रयोग करें और अपने खेत के आसपास कोई भी खरपतवार हो या कोई दूसरे पादप अवशेष हो तो उनको हमेशा जला के नष्ट कर दें, यानी कि साफ सफाई रखें, क्योंकि ये उनके सब पनपेंगे। अगर आपने दवा भी डाल दी है अपने खेत के अंदर है और मेड़ों के किनारे अगर ये सब खरपतवार वगैरह ये उग रहे हैं तो ये उनमें बच्चे देते रहेंगे, उनमें पनपते रहेंगे। जैसे दवा का प्रकोप इधर कम होगा तो ये उसके अंदर वापस आपकी फसल के अंदर आ जाएंगे। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें। तीसरा क्या है कि जैसे आरा मक्खी के लिए मान लीजिए तो आप ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं कि मूली, सलजम और ये कुछ ट्रैप क्रॉप्स होती है उनको आप पहले थोड़ा सा बुआई कर लें, तो ये सारे जो आरा मक्खी वगैरह के जो पहले उस पर आ जाएंगे। और इन सब के बावजूद भी अगर आपके प्रकोप आता है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा इस तरीके का एक प्रकोप बढ़ता है, तब जाके आप इसके केमिकल नियंत्रण के ऊपर जाए। और उसके लिए मैं फिर किसानों को दोबारा सलाह दे रहा हूँ कि आप बिना किसी से विशेषज्ञ से सलाह मशवरा लिए केमिकल नियंत्रण ना करें। आप जो भी कीट आ रहा है उसको सही से पहचानें और निकटतम जो कृषि पर्यवेक्षक से आप संपर्क करें, उसको दिखा के उससे बातचीत करके ही आप दवा का चयन करें और उसका छिड़काव। बिया तो आसपास की जतरी सावधानियां है, जो सावधानियां थे राख सको सगली डॉक्टर साहब आपने बता दी कि रसायना से पहले आपने सावधानियां दूजी राख लिया ताकि आपने जो रसायना के पचे जो फसल पर असर पड़सी वो सु आपा बच सका। और डॉक्टर साहब के साथ साथ आपने आबा वाली फसल के खातर भी बता दिया कि जिथे सरसों की फसल काट लियो भी पचेशा उपचार करो कि अगली फसल नुकसान को नहीं देवे, वो भी डॉक्टर साहब आपने बता दिया। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब जी आप बताया टीकाकरण भाई पच फिर भी बीमारियां तो आई जावे कुण का हाथ में, तो जो पूरा पीरियड है को सरसों की फसल को जो अक्टूबर नवंबर ले मार्च अप्रैल ताई को एक बीच में सबसे ज़्यादा देख रेख को समय कशो है सरसों की फसल के खातर? नहीं देखो, ऐसा देख रेख तो शुरू से लेके आखिरी तक किसान को करनी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया शुरू में कीट आ रहा है। उसके अलावा हमारे जो पिछले एपिसोड में हमारे जो वैज्ञानिकों ने बताया कि ये तो कीटों की बात नहीं है, रोग भी आते हैं इसी समय पे। आप जब आप पानी देंगे उसके तुरंत बाद में सफ़ेद रोली है या काला धब्बा रोग है वो पनपना शुरू हो जाते हैं। तो आप अब जब तक फसल का पूरा ध्यान नहीं रखेंगे, नियमित निरीक्षण नहीं करेंगे, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कब तो कीट आया है, कब रोग आया है। तो जब आप बुआई कर रहे हैं आप देखिए कि तभी से कीटों का प्रकोप शुरू हो गया। उसके बाद 35-40 दिन के बाद में जब आप पानी दे देंगे उसके बाद रोग पनपना शुरू हो जाते हैं। फिर जब ये मौसम में थोड़ा सा ह्यूमिडिटी बढ़ती है तब ये चेपा आने लग जाता है। तो कब आएगा वो किसी को नहीं पता रहता है। कम या ज़्यादा अनुकूल मौसम होता है तो इनका प्रकोप बहुत जल्दी हो जाता है, वरना थोड़ा बहुत तो आता ही रहता है। तो सावधानी पूरा टेम ही रखनी पड़ती जब तक कि ताकि फसल कट को नहीं जावे, और भी के पीछे भी सावधानी अगली फसल की खातर तो सावधानी तो हर टेम ही रखनी पड़ती। डॉक्टर साहब के साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो एक समस्या चालिया कर रहे हैं वहाँ के किसान भाइयों के साथ सरसों पालन के साथ विशेष मधुमक्खी पालन की, कई लोग कहीं कर रहे हैं कि मधुमक्खियाँ पालन की खातर सरसों का खेता का आसपास आपके मधुमक्खियाँ का पिंजरा छोड़ जावे है या मेल जावे से रख देते हैं वो। तो कई किसान भाई तो समझे तो कह देवे कि नहीं भाई अच्छी बात है हमारा खेत का करना मधुमक्खी आएगी, और कई किसान भाई लड़ पड़े कि भाई हमारा खेत का करना क्यों, तारी मधुमक्खियाँ हमारी फसल के रस चूस जाशी। तो वहाँ की समस्या को समझ में को नहीं आवे कि सही बात है कि गलत बात है फसल की खातर। नहीं देखिए, ये बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है, और ये हालांकि अब बहुत ज़्यादा जागरूकता आ गई है, किसान भाई समझने लगे कि मधुमक्खी एक तरह से फसल के लिए वरदान है, विशेषकर से सरसों की फसल के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी समय तक फूल रहता है। आपने देखा होगा कि 2 महीने तक फूल चलता रहता है। तो हमारे जितने भी मधुमक्खी पालक के युवा हैं या जो भी इस काम को कर रहे हैं, वो सरसों की फसल के दौरान सड़क के किनारे पे या खेतों के आसपास में अपने मधुमक्खी के बक्से रख देते हैं। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस भ्रांति को दिमाग से निकाल दें कि मधुमक्खी नुकसान करती है। बल्कि ये क्या करती है कि आपकी फसल के लिए जो सरसों की फसल होती है उसमें पर परागण की क्रिया को बढ़ा देती है, जिससे करीब आपके 15 से 20% तक उपज में बढ़ोतरी होती है, और इसकी जो आपका उपज है उसकी गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है, उसमें सुधार होता है। और ये एक गलत धारणा है कि ये नुकसान करती है। अगर किसान भाई सरसों की खेती करते हैं तो मैं उनको ये भी सलाह दूंगा
कि वो खुद भी धीरे धीरे मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लेवें और खुद भी अपना मधुमक्खी पालन शुरू कर दें, तो सरसों की फसल का उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उनसे जो शहद होगा उससे उनको अतिरिक्त आमदनी मिलेगी। और भारत सरकार, राज्य सरकारें भी मधुमक्खी पालकों के प्रोत्साहन के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। उनका बक्सा खरीदने के लिए भी अनुदान दे रही है, प्रशिक्षण के लिए अनुदान दे रही है। तो सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इनको मधुमक्खियों का संरक्षण करें, ये हमारी फसल के बहुत लाभदायक है। कभी अगर आप अपनी फसल के लिए जैसे चेपा हो, चाहे कोई और के लिए हो या दवा हो किसी रोग के लिए छिड़काव करें, तो वो भी दोपहर के बाद करें, क्योंकि दोपहर तक मधुमक्खी का प्रकोप, वो मधुमक्खी का क्रियाएं रहती है, उसके बाद में उनकी कम हो जाती है। तो मधुमक्खी संरक्षण को तो दिमाग में विशेष रूप से किसानों को रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपकी फसलों की खातर हानिकारक कोनी है। चौखी बात है कि भाई आपकी फसलों के साथ आपने फायदो ही देर जैसी, कोई नुकसान कोनी कर जैसी। और डॉक्टर साहब, आप चौपाल माँ का कार्यक्रम में पधार्या और माने इतनी अच्छी जानकारियाँ दी। माँ का किसान भाई आपकी जानकारी सु आज घना लाभान्वित होया होसी कि बस सगली बातें जानी, बाका रोगा का कीटा का बारे में जानी, कीटा का प्रबंधन का बारे में जाना। तो आज सगली जानकारी आप मैंने बहुत बढ़िया दी। आपको आभार, आप कार्यक्रम में पधार्या। और अब टाइम है दर्शकों से विदा लेवा को, क्योंकि अगली चौपाल में फिर हाजिर होशा एक नई चर्चा, एक नया विषय के साथ। आभार माने देवो इजाजत। तो राम राम सा। राम।